गुड मॉर्निंग। हिंदी लोक भारती 10वीं कक्षा में आपका स्वागत है। पाठ 3 वारे हमदर्द। इसके लेखक है घनश्याम अग्रवाल। हमने इसके पहले वीडियो में देखा था कि किस तरह से लेखक की टांग टूटने पर उन्हें अस्पताल में जब भर्ती कराया गया और लेखक के ऊपर क्या बीत रही थी। इसके आगे का भाग अब हम देखेंगे। दर्द के मारे एक तो मरीज को वैसे ही नींद नहीं आती, यदि थोड़ी बहुत आ भी जाए तो मिलने वाले जगा देते हैं, खासकर वे लोग जो सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं। इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती, ये सिर्फ सूरत दिखाने आते हैं। ऐसे में एक दिन मैंने तय किया कि आज कोई भी आए मैं आँख नहीं खोलूँगा, चुपचाप पड़ा रहूँगा। ऑफिस के बड़े बाबू आए और मुझे सोया जानकर वापस जाने के बजाय वे सोचने लगे, यदि मैंने उन्हें नहीं देखा तो कैसे पता चलेगा कि वे मिलने आए थे। अतः उन्होंने मुझे धीरे धीरे हिलाना शुरू किया। फिर भी जब आंखें नहीं खुली तो उन्होंने मेरी टांग के टूटे हिस्से को जोर से दबाया। मैंने दर्द के मारे को चीखते हुए जब आँख खोली तो वे मुस्कुराते हुए बोले, कहिए अब दर्द कैसा है। देखिए लोग किस प्रकार के होते हैं। अगर वो अस्पताल में कोई मरीज़ को मिलने जा रहे तो उन्हें देखना चाहिए कि मरीज़ सोया है या नहीं। अगर सोया है तो वे चुपचाप निकल कर आ जाना चाहिए, लेकिन लोग ऐसे नहीं करते। लोग ये चाहते हैं कि मरीज़ को पता चले कि मैं उससे मिलने आया था। मतलब जो विज़िट करने आता है पेशेंट के पास तो उसे ऐसा लगता है कि उसे पता चलना चाहिए कि कौन आया था मिलने। उसी तरह से लेखक के ऑफिस के बड़े बाबू भी उन्हीं में से एक निकले। जब लेखक को हिलाने डुलाने पर भी लेखक उठे नहीं तो उन्होंने उनकी टूटी हुई टांग पर ज़ोर से दे मारा। जैसे ही उन्होंने उसकी टांग पर मारा तो लेखक चीखते हुए उठे। तब ये मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि दर्द कैसा है अब। इस तरह के भी लोग दुनिया में होते हैं। अब लेखक के और परिचित लोगों के बारे में। मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं। उस दिन जब सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ आई तो मुझे लगा कि आज फिर कोई दुर्घटना होगी। आते ही उन्होंने मेरी ओर इशारा करते हुए बच्चों से कहा, ये देखो चाचा जी। उनका अंदाज कुछ ऐसा था जैसे चिड़ियाघर दिखाते हुए बच्चों से कहा जाता है, ये देखो बंदर। लेखक के मोहल्ले की सोनाबाई भी जब अपने 4 बच्चों के साथ आई तो उन्होंने अस्पताल में पहुंचते ही बच्चों से इशारा करते हुए कहा, ये देखो चाचा जी। पहली बात तो हमें अस्पताल में छोटे बच्चों को नहीं ले जाना चाहिए। अगर हम लेकर भी गए तो वहाँ पे शिष्टाचार पूर्वक हमें रहना चाहिए। बच्चे खेलने लगे। एक कुर्सी पर चढ़ा तो दूसरा मेज पर। सोनाबाई की छोटी लड़की दवाई की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी। रप रप की आवाज़ ने मेरा ध्यान बटाया। क्या देखता हूँ कि सोनाबाई का एक लड़का मेरी टांग के साथ लटक रही रेत की थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। मैं इसके पहले उसे मना करता, सोनाबाई की लड़की ने दवाई की शीशी पटक दी। सोनाबाई ने एक पल लड़की को घूरा, फिर हंसते हुए बोली, भैया पेड़े खिलाओ, दवा गिरना शुभ होता है। दवाई गई, समझो बीमारी गई। इसके 2 घंटे बाद सोनाबाई गई। यह कह करके फिर आऊँगी, मैं भीतर तक काँप गया। जब लेखक से मिलने सोनाबाई आई तो वो अपने साथ अपने बच्चों को लेकर आई। कुछ बच्चे, उनका एक बच्चा लेखक की जो टांग के साथ रेत की थैली थी उसके बॉक्सिंग पैड बनाया। लड़की दवाई की शीशी के साथ खेलने लगी। उछल कूद मचाकर बच्चों ने दवाखाने में हंगामा मचा दिया। जब दवाई की शीशी गिरी तो सोनाबाई ने एक बोलते ना एक किस्सा गढ़ दिया कि दवाई की शीशी का गिरना शुभ होता है। दवाई गई, इसका मतलब है कि बीमारी भी गई। कुछ लोग तो औपचारिकता निभाने की हद कर देते हैं, विशेष करके रिश्तेदार जो दूसरे गांव से मिलने आते हैं। ऐसे में एक दिन एक टैक्सी कमरे के सामने आकर रुकी। उसमें से निकलकर एक आदमी आते ही मेरी छाती पर सिर रखकर औंधा पड़ा।
रोने लगा और कहने लगा, हाय, तुम्हें क्या हो गया? कार वालों का सत्यानाश हो। मैंने दिल में कहा कि मुझे जो हुआ सो हुआ, पर तू क्यों रोता है? तुझे क्या हुआ? वह थोड़ी देर मेरी छाती में मुंह गड़ाए रोता रहा। फिर रोना कुछ कम हुआ। उसने मेरी छाती से गर्दन हटाई और जब मुझे आंख मिलाई तो एकदम चुप हो गया। फिर धीरे से हंसते हुए बोला, माफ़ करना, मैं गलत कमरे में आ गया था। आजकल लोग ठीक से पता बताते भी नहीं। गुप्ता जी का कमरा शायद बगल में है। हे। अच्छा भाई, माफ़ करना, कहकर वह चला गया। अब वही रोने की आवाज़ मुझे पड़ोस के कमरे से सुनाई पड़ी। मुझे उस आदमी से अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया, क्योंकि इस प्रकार रोता देख पत्नी ने उसे मेरा रिश्तेदार या करीबी मित्र समझकर टैक्सी वाले को पैसे दे दिए थे। देखिए कैसी अजब बात हो गई। लेखक की पत्नी को भी ऐसा लगा कि उस आदमी के रोने दहाड़ने से कि वो ज़रूर इनका रिश्तेदार होगा, लेखक का रिश्तेदार होगा। इसीलिए उनकी पत्नी ने भी उस टैक्सी वाले को टैक्सी का किराया दे दिया। वो आदमी इतना बोलते ना दिखावा इतना था कि आओ देखा ना ताओ देखा, सीधा से लेखक के सीने पर गिर के दहाड़े मारकर रोने लगा और कहने लगा, उस कार वाले का सत्यानाश हो। जे देखिए लोगों में दिखावा कितना होता है। जब हम अस्पताल जाते हैं तो पेशेंट को देखने के लिए शांति बनाए रखना होता है, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं होती है। इसीलिए लेखक इतने चिड़चिड़े हो गए थे। वो इसीलिए उन्होंने मन में ठान लिया था कि कोई भी आए तो आँख नहीं खोलूँगा, लेकिन लेखक को आराम करने कोई नहीं देना चाहता था। हमदर्दी जताने वालों में वे लोग ज़रूर आएंगे जिनकी हम सूरत भी नहीं देखना चाहते। हमारे शहर में एक कवि है, श्री लक्कानंद। उनकी बेतुकी कविताओं से सारा शहर परेशान है। मैं अक्सर उनसे दूर से देखते ही भाग खड़ा होता हूँ। जानता हूँ जब भी मिलेंगे 10-20 कविताएं पिलाए बिना नहीं छोड़ेंगे। एक दिन बगल में झोला दबाए आ पहुँचे। आते ही कहने लगे, मैं तो पिछले 4-5 दिनों से कवि सम्मेलनों में अति व्यस्त था। सच कहता हूँ, कसम से मैं आपके बारे में ही सोचता रहा। रात भर मुझे नींद नहीं आई और हाँ, रात को इसी संदर्भ में यह कविता बनाई है। यह कहकर झोले में से डायरी निकाली और लगे सुनाने। लेखक कहते हैं कि हमदर्दी जताने वालों में वे लोग भी आते हैं जो हमें सामने से मिलने पर बात नहीं करते, या तो हम उन्हें देखकर छिप जाते। उसी तरह से कवि लक्कानंद को देखकर भी लेखक हमेशा छुप जाते थे या कहीं उनको देखते ही दूर भाग जाते थे, क्योंकि उनकी एक आदत थी, जब भी मिलते बोलते ना कुछ कविताएं चिपकाए, 10-20 कविताएं पिलाए बिना, मतलब अर्थात सुनाए बिना वो कभी नहीं जाते। और आज भी उन्होंने लेखक को इस के संदर्भ में एक कविता लिखकर सुनाने लगे। असम की राजधानी है शिलोंग। असम की राजधानी है शिलोंग। मेरे दोस्त की टूट गई है टांग। मोटर वाले तेरी साइड ही रॉन्ग। देखिए, असम की राजधानी है शिलोंग। मेरे दोस्त की टूट गई है टांग। मोटर वाले तेरी साइड थी रॉन्ग। कविता सुनकर मुझे ऐसा देख रहे थे मानो उनकी एक आंख पूछ रही हो, कहो कविता कैसी रही, और दूसरी आंख पूछ रही हो, बोल बेटा अब भी मुझसे भागेगा। मैंने जल्दी से चाय पिलाई और फिर कविताएं सुनने का वादा कर बड़ी मुश्किल से विदा किया। अब मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, अगर तुझे मेरी दूसरी टांग भी तोड़नी हो तो ज़रूर तोड़, मगर कृपया कर उस जगह तोड़ना जहाँ मेरा कोई भी परिचित न हो, क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं ये हमदर्दी जताने वाले। कवि लेखक इस बात से परेशान हो गया कि किस तरह से उस लक्कानंद कवि ने अपनी कविता सुनाई और सुनाने के बाद पूछ रहा हो कि कैसी रही मेरी कविता, और उसकी दूसरी आंख वह पूछ रही हो, अब भागेगा मुझसे, क्योंकि लेखक जब भी उन्हें देखता तो भाग जाते। लेखक ने बड़ी मुश्किल से उन्हें चाय पिलाया और अगली बार कविताएं सुनने का वादा करके उनसे विदा ली।
और वो लेखक से भगवान से प्रार्थना करते कि हे ईश्वर, अगर तुझे मेरी दूसरी टांग तोड़नी हो तो कृपया उस जगह तोड़ना जहाँ पे मेरा कोई भी परिचित ना हो, ना हमदर्दी जताने वाला हो। इस तरह से हमारे जो परिचित होते, जो हमारे हमदर्द होते, हमें इस तरह परेशान करते। लेखक की हास्य व्यंग कविता से हमें यह सीख मिलती है कि जब भी हम कभी अस्पताल जाएं तो शांति बनाए रखें और उस पेशेंट का, उस मरीज़ का ध्यान रखें कि वो किस दौर से गुज़र रहा है, उस पर क्या बीत रही है। लेखक ने हमें इस हास्य व्यंग कविता के माध्यम से बस यही बताने का प्रयत्न किया है। धन्यवाद।